सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त खासे मुश्किल हालात का सामना है। अवाम गुर्बत में ऐसे जकड़े हुए हैं कि निकलने का कोई रास्ता, कोई राह नज़र नहीं आ रही। ऐसे में अगर अद्वियात की कीमतों की किल्लत पैदा हो जाए या फिर कीमतों में इजाफा हो जाए तो ये एक और बड़ी अजियत है। अगर गौर करें तो ये किस कदर शर्म की बात है कि अब हमें सियासी, मुआशी और ग़िज़ाई बहरानों के साथ साथ अद्वियात के बहरान का भी सामना है। अगर इस बहरान को हम इंसानियत का बहरान कहें तो ये बेजाना होगा। तफसीलात के मुताबिक शहर कायद में डायबिटीज़, कैंसर, मिर्गी और डिप्रेशन की अद्वियात भी मुकम्मल नायाब हो चुकी हैं और कुछ ज़मीर फरोश ऐसे हैं जो कैंसर की मुतादिद अद्वियात की ज़ायद कीमत भी ले रहे हैं, उनको ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर की बढ़ती कदर की वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने ज़रूरी और जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का नोटिस लिया है और अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दिया है। सूबाई महकमे का बरवक्त नोटिस काबिल तहसीन है यकीनी तौर पर, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारे मुल्क में माफियाज इस कदर मजबूत कैसे होते हैं। कभी बाजार से ग़िज़ाई अजनास गायब हो जाती हैं, कभी कीमतें बढ़ जाती हैं, अब हम देख रहे हैं कि अद्वियात नहीं है। क्या हम लोग इस कदर बेज़मीर हो चुके हैं कि महज चंद रुपयों की खातिर इन जान बचाने वाली अद्वियात को भी मार्केट से गायब कर देते हैं और ज़रा हमें शर्म नहीं आती। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद फ़ारूक बुखारी, चेयरमैन है ये फार्मा एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। ये सारी सूरत हाल है जो मैंने बयान की है, मार्केट में जो इतनी इंपॉर्टेंट अद्वियात हैं वो नहीं है, और अगर हैं भी सर तो उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि परेशान हो जाता है मरीज़। एक तो पहले परेशान होता है बीमारी से, फिर कीमतों से परेशान हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा मैडम सालगम जी, आपकी तरफ से एक बात थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा जी श्योर। कि लास्ट ईयर हार्डशिप केसेस अप्लाई किए थे 209 प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट 209 प्रोडक्ट्स अप्लाई हुए थे हार्डशिप केसेस डैप के पास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ ना। वो उस जगह डॉलर था 235, वो अभी तक हमारी अर्जी उनके पास पड़ी हुई है। हैविंग सेड दैट कि वो जो डिटर्मिन्ड प्राइस थी उस वक्त की, ड्रैप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिटर्मिन करती है, उससे हमारी लागतें खर्च बढ़ चुकी थी। हैंस फॉर लास्ट ईयर आपने देखा होगा हमारी सनतें बंद होना शुरू हो गई थी, बट नॉनदलेस गवर्नमेंट ने उसमें हमारी अर्जी रखी और 14% और 20% नॉन एसेंशियल आइटम्स में इंक्रीमेंट का इजाफा दिया। अच्छा, हैविंग सेड दैट ये जो भी एडवाइज शॉर्ट हैं अभी, ये वही हार्डशिप केसेस हैं जो अभी तक पिछले साल से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अच्छा। अब जब नई गवर्नमेंट आई है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है, वो भी एज इट इज लिंगर ऑन करते रहे और ये वही एडवाइज है जो हार्डशिप केसेस 57 केस के मुताबिक ड्रैप के पास अर्जी पड़े हुए हैं। अच्छा, सेकंड आपने जिक्र किया कि जी जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, जैसे मिर्गी की दवा हो गई, ऐसी चीजें हो गई। अच्छा, ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स का इशू है कि शॉर्टेज बिल्कुल इनकी पता है आपकी बात। क्यों? वजह ये है कि कोटा हमें इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नारकोटिक फोर्स। वो कोटा में डिले आया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। वो ट्रांजिशन के दौरान कोटा हमारे डिले हुए, नेचुरली मीटिंग डिले हुई है, तो हैंस फोर्थ अभी भी हम गवर्नमेंट की तरफ अर्जी लेके बैठे हैं कि हमें कोटा इशू कर दिए जाए ताकि हम ये दोबारा मार्केट में अद्वाइत अवेलेबल करा सकें। लेकिन सर आप इस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि मीटिंग भी डिले हो गई, ये सारा प्रोसेस था जाहिर है ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट का, लेकिन आपको पता है कि ये कितना सेंसिटिव इशू भी है, आप जानते हैं, आपका ताल्लुक है इससे, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को पहले एड्रेस कर लेना चाहिए ताकि ये सिचुएशन क्रिएट ही ना हो? मैडम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट वी आर अ कंप्लायंट सिटीजन, वी विल डू अकॉर्डिंग व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू। और नारकोटिक्स का ऐसा मसला है कि नोबडी टेक्स द रिस्क एंड हेंस फोर्स हैविंग सेड दैट मेरे अपने घर में डायबिटीज के मरीज हैं। Even being a chairman of Pakistan Pharmaceutical Association, for me it gets difficult to procure an insulin. Insulin और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती हैं। इनकी जो इंपोर्ट शरह है, डिस्पैरिटी यूएस डॉलर की वजह से बहुत मुश्किल हो गई है। हैंस फोर्थ बहुत कम इंपोर्ट हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा नासूर है हमारी सोसाइटी का, जो ये जखीरा इंदोसी आइटम्स को कर लेते हैं और उस पर हमने ड्रैप के साथ ड्रैप के साथ लग के हमने ड्रैप को भी खुशाइन बात निकली कि बिल्कुल जी क्रैकडाउन करना चाहिए। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मैनर कि कोई प्राइस डिटरमिन्ड बाय पाकिस्तान से ऊपर बेच रहा है, उनके ऊपर बिल्कुल जी होना चाहिए।
सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये सारी वो अद्वियात हैं जो हम बता रहे हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात हैं, मार्केट से गायब है, लेकिन दूसरी जानिब एक जो डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे पॉइंट कि इसके अलावा जो बड़ी आम अद्वियात हैं, पैनाडॉल है, सर दर्द की गोलियाँ हैं, इनके ऊपर जो कीमतें बढ़ती हैं उसकी वजह बता दें कि ये जो इतना ज़्यादा मुनाफा ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर में, फार्मेसीज में पड़ी रहती हैं और फिर अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती? अच्छा मैडम, इस तरह है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डिटरमिन्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ही बेच सकता है, उससे ऊपर बेचना ना मतलब इट्स अ क्राइम टू सेल मोर देन दैट प्राइस। अच्छा, हैविंग सेड दैट, कुछ रुपयों के लिए, कुछ चंद प्रॉफिट के लिए अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरर ये रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, सेकंड बात कि जब ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई चेन में चली जाती है मार्केट में, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अफराद होंगे या माफिया है जिसका अभी तक हम खुद अंदाजा नहीं लगा पाए कि माफिया है कौन जो शॉर्टेज कर देता है। ऑल्दो हम जब प्रोड्यूस करते हैं सप्लाई चेन में जाके गायब हो जाती हैं, बट नॉनदलेस हैविंग सेड दैट, इस पे ड्रैग की एक नेशनल टास्क फोर्स बनी हुई है, वो इस पे नजरसानी की हुई है, स्पेशली सिंध पंजाब की तरफ ये हो रहा है। होपफुली दिस इशू इज curtailed, बट हैविंग सेड दैट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कहना कि काफी कंपनियां हैं जो काफी प्रोडक्ट बना नहीं सकती हैं, दे वर curtailing process for since months ना। कुछ प्रोडक्ट है वो फीजिबल ही नहीं रहे हैं बनाने के लिए, जिसका मैंने आपको जिक्र किया हार्डशिप केसेस में। वो 209 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम बना ही नहीं सकते हैं, हमारी जो खर्च है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो डिटरमिन्ड प्राइस है। और जो प्राइस इंक्रीमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें देती है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस विच इज प्राइसिंग पॉलिसी। लास्ट ईयर हमने 38.5% की अर्जी रखी थी, जिसमें हमें सिर्फ 14% और 20% नॉन एसेंशियल पे गवर्नमेंट ने दी थी। हैविंग सेड दैट, 239 का डॉलर था, आज 300 का डॉलर है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं लोग नुकसान में जरूर बना रहे हैं, बट ऑफ कोर्स गिवन द सिचुएशन दे आर स्टिल मेकिंग इट। बट येट अगेन अगर ये डॉलर बढ़ता रहा, इसी तरह चीजें जाती रही, तो आई एम अफ्रेड कि ये शॉर्टेजेस मजीद अपना एक पकड़ लेगी रंग। चलिए, लेकिन जिस हद तक काम किया जा सकता है उस हद तक काम जरूर स्टार्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच बुखारी साहब, आपके वक्त का शोकत कर रहे थे और इस अहम इशू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ये इशू है अद्वियात का, मार्केट से गायब होने का, कीमतें बढ़ने का। दूसरी जानिब एक बड़ा मसला जिसका आवाम को सामना है वो चीनी की कीमत के हवाले से है, जिस पर हम मुतादिद बार बात भी कर चुके हैं। और ये क्यों होता है इतना बड़ा इशू? जब मामला निचले लेवल पर होता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं, ग्रेजुअली बढ़ रही होती हैं, कम से ज़्यादा हो रही होती है, तो क्यों उसको उसी वक्त एड्रेस नहीं कर लिया जाता? या फिर मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कौन है इसके असल जिम्मेदार? ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है। आसिम गनी उस्मान साहब है, चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन, इज द अप्रोप्रिएट पर्सन। हम उनसे बिल्कुल वही बात जानेंगे जो इस वक्त बिल्कुल ठीक है फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से। थैंक यू सो मच गनी साहब आपके वक्त का। ये बताएगा कि अभी सबसे बड़ी वजह है क्या, क्यों बढ़ रही है इतनी ज़्यादा चीनी की कीमत? मार्केट की असल जो वैल्यू है इस वक्त वो क्या है? चीनी की वजह आपके मुताबिक क्या है? देखिए, मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ने की कुछ वजूहत हैं जो हमें और आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक स्मगलिंग वाला एस्पेक्ट है। ठीक है, लोग उस स्मगलिंग वाले एस्पेक्ट के बजाय लोग ये कहते हैं कि जी चीनी एक्सपोर्ट हो गई और इसकी वजह से जो है अपना जो है ये प्राइसेस बढ़ रही है। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है। चीनी के प्राइस इसलिए बढ़ रही है कि जो उसके अंदर एम्बिग्विटी है और जो उसके अंदर जो इतना लुक्रेटिव मार्केट बना दिया और जितना आपने अपना अफगानिस्तान को सब्सिडाइज किया है कि पाकिस्तान में चीनी का प्राइस अगर एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं 140 और 150 है, तो अफगानिस्तान में 100 रुपए ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सस्ती चीनी जो हमारे पास थी वो हमने क्या किया, हमने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया बिकॉज हमने सिर्फ 2.5 लाख किया, और वही चीनी अफगानिस्तान को हमने सब्सिडाइज करके मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट से अफगानिस्तान की कॉस्ट आती है उससे 100 रुपए कम दे दिया। जब 100 रुपए कम प्राइसिंग होगी तो नेचुरल सी बात है यहाँ से तो देयर इज नो क्वेश्चन कि यहाँ से स्मगलिंग कोई नहीं रोक सकेगा, बिकॉज जब 100 रुपए का आर्बिट्राज होगा, इतनी लुक्रेटिव होगी मार्केट, तो ये होगा। दूसरी बात उसके साथ साथ क्या हुई, जब हमने एक्सपोर्ट किया था $500 की मार्केट थी, उसके बाद अब जो मार्केट है वो $750 की मार्केट है, वो भी हो गया एक एलिमेंट। फिर आपका डिवैल्यूएशन का भी एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद आपने नए सीजन के क्रॉप का प्राइस भी 425 का अनाउंस किया, तो नेचुरल सी बात है। और आज की तारीख में जो पड़ता बाहर से है, अगर आप ये सेल टैक्स और सारे एलिमेंट को काउंट करेंगे तो 280 रुपए की चीनी पड़ती है। दूसरी बात ये है कि उसके साथ साथ आपने देखा कि हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ गई है, जितना रॉ मटेरियल थे वो भी बढ़ गए हैं। उसके अलावा जो है आप अपना EOBI, सेसी, मिनिमम वेज, ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करें तो लोग ये एंटिसिपेट करते हैं जो नेक्स्ट ईयर की चीनी बनेगी उसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आएगी। तो अगर आज ये चीनी की कॉस्ट, अगर ये इस कॉस्ट पे चीनी मिल रही है तो लोग उस वजह से वो होर्डिंग वाली, उस वजह से एक पोजीशन लेने वाली और रीजनिंग बनती है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान को ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर के नंबर जो हमारी सर्वे रिपोर्ट बताती हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट
अगर पाकिस्तान शॉर्ट है तो हमें उसके लिए स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आज की तारीख में हमें हमारी एसोसिएशन को अपने पास बुलाए। अच्छा सर, इसीलिए आपकी मौजूदगी, इसीलिए आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी अगर आज इसको किया जाए, इसी पर बात की जाए, लॉन्ग टर्म हम इस पे काम करना चाहें ताकि नेक्स्ट ईयर हमें इसी बहरानी कैफियत का सामना ना करना पड़े, इसी तरह से दोबारा क्राइसिस ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्यों वीट का दाम बढ़ रहा है, क्यों आपके ये सारे दूसरे खर्चे लवाजमात आप देखें ना, हम अकेले तो नहीं है, दुनिया में इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में एब्सॉर्बिडेंटली हाइपर इन्फ्लेशन टाइप के हालात हो गए हैं, तो नेचुरली बात है इसका इम्पैक्ट हर कमोडिटी पे आता है। ये कहते हैं ना बस चीनी हमारी फ्रंट पेज पे हेडलाइन लग जाती है अनफॉर्चुनेटली, बाकी कोई और चीज के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बैठकर हमारे साथ कोई TOR बनाए, टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए, कोई पॉलिसी मेकिंग करे। हम हमारा ठीक है सर, आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट बैठे और इस सारे मसले के ऊपर बात करे, आपसे TORs लेके इसको हल कैसे करना है, लेकिन अभी ये तो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसके ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म इसको हल करना चाहें, अभी फौरन हल करना चाहें इमीडिएटली, तो आपको क्या लग रहा है इंपोर्ट से ये मसला हल हो जाएगा? कहाँ से इंपोर्ट करें कि ये वाला इशू रिजॉल्व हो और कीमतें थोड़ी नीचे आ जाए? आपने R&D डिपार्टमेंट बनाया नहीं, कोई रिसर्च डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। नेक्स्ट डोर इंडिया नेबर है आपका, उसकी 30% यील्ड आपसे ज्यादा आती है, आपकी 30% यील्ड कम आती है, ओवरऑल एकड़ेज आपका जो है वो कम हो गया है। तो आपको ये अंडरस्टैंड, दूसरी आपके पास जो अल्टरनेट कमोडिटीज है, मेज है, व्हीट है, राइस है, वो अल्टरनेट क्रॉप्स के अंदर अगर जमींदार को ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे तो वो उस तरफ स्विच कर जाएगा ना, वो क्यों लगाएगा गन्ना? गन्ने में एक ही खूबसूरती का फ्लड में जिनके एरिया में लड़ सकता है, अपना जो है फ्लड में वो खड़ा रह सकता है, माहौलियाती चेंजेस से उसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब ऑल्टरनेट क्रॉप्स में इतने ज्यादा पैसे होंगे तो हरी जमींदार ये क्यों लगाएंगे क्रॉप? इसकी वजह से कमी आ रही है, कमी और कोई रीजन नहीं कमी आने की, बिकॉज आपका रुपया डिवैल हो रहा है। तो वो जब एक्सपोर्ट करते हैं राइस तो उनको बहुत पैसे बचते हैं। वो वीट के लिए भी आपने जो नंबर्स और जो बेंचमार्क रखे हैं, जो प्राइसिंग रखी है वीट की, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो पूरा डिफरेंट है ना। मैं ये कहता हूँ कि जो भी सिस्टम बनाना है, सिस्टम के लोगों को लेके अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर सिस्टम बन सकता है। मैं सिर्फ ये गुजारी मेरी होगी कि एंकर आ जाते हैं, दो बातें सुनते हैं और उसके ऊपर कमेंट्री करते थे। भाई आप उनके फंडामेंटल्स को समझे तो सुने, और दूसरी बात ये खुद से फैसला करते थे। आपकी बात का ये मतलब है नहीं भाई, हमारी बात का मतलब ये नहीं है। अगर इंडस्ट्री लगाई है तो दो पैसे का हमारा भी हक है। अगर हम बैंक में रखते हैं तो आज बैंक में भी 20-22% पैसे मिल जाते, तो हमें इंडस्ट्री चलाना ही सकते हैं, हम अपने पैसे बैंक में रखते थे। लेकिन ये बेवकूफों वाली बात करना कि सर आपको इतना चीनी माफिया, चीनी ने एक्स बना लिया, ये बहुत रॉन्ग परसेप्शन है। प्लीज कम आउट ऑफ इट। हमें थोड़ा मिच्योर होके, थोड़ा अक्लमंदी से इसका फैसला करना चाहिए कि आया के बात करने वाले, गुफ्तगू करने वाले लोग सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, वो भी ठीक है सर। एग्जैक्टली इसीलिए आपसे हम जानना चाह रहे थे कि असल रीज़न है क्या मार्केट में, लोग क्यों इससे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आपके नज़दीक अभी क्या जो एक्सपोर्ट हो चुकी है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, आइंदा आने वाले वक्त में इसकी पॉलिसी सेटल डाउन होनी चाहिए, कीमतों के हवाले से मुकम्मल तौर पर एक टेबल पे बैठ के उस पर बात करनी चाहिए कि रोज़ रोज़ ये मसले आए नहीं। इस तरह से मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं और फिर ज़ाहिर है आपको भी प्रॉब्लम होती है, लोगों की तरफ से भी प्रेशर होता है। इस हवाले से हमें बताएं। अगर चीनी कम होती तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में चीनी किसी भी हद तक कोई कमी नहीं है, उसके अंदर पाकिस्तान में कोई उलझन नहीं है। ये सिर्फ मार्केट अपने आप को रैशनलाइज कर रही है। उससे मेरा मतलब ये है कि अगर बाहर की पैरिटी पे महंगी है, आसपास के मुल्कों में महंगी है, हर जगह पे अगर महंगी है, तो नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तान में जो उसका प्राइस है वो अंडर वैल्यू है, उसको उस लेवल पे आना पड़ेगा। आप उस लेवल पे नहीं रखेंगे तो आइंदा सालों में यही काम होते रहेंगे जो अब हो रहे हैं। तो उससे निकलने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, और आगे आने वाले साल के लिए भी आपको, अगर चीनी की जो हम समझते थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल है, तो उस सिलसिले में हमारे साथ बैठ के कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि ये इस तरीके का साल दोबारा ना देखना पड़े। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के उससे कि मुझे ऐसा लगता है कि चीनी के प्राइसेस रैशनलाइज नहीं हुए हैं अभी भी उनमें ये मैं कोई बढ़ोतरी देने के लिए या खुदा न खास्ता कोई इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि कल मेरे नाम से हेडलाइन चल जाए। मैं जनरल बताना चाहता हूँ लोगों को कि चीनी की कॉस्ट महंगी आएगी। जब वो महंगी हम समझ गए बिल्कुल कि अभी जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो चीनी की कीमत भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस सर, आपने इस पर बात की, आपका बहुत। और नाज़रीन, हम ये बात करें कि 2 रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने कराची का दौरा किया था, ताजरों से मुलाकात की थी। इसमें सिपह सालार ने मुल्क की मईशत में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात भी शेयर किए थे। इक़दामात क्या थे जो इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सिपह सालार की ताजरों से जो मुलाकात हुई थी उसके समरात अभी से सामने आने लगे। तो इत्तलात ये हैं कि गुज़श्ता 2 रोज़ से करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स पर डॉलर की ख़रीदारी इंतहाई कम देखी जा रही है, जो बड़ी खुशाइंद बात है। इसकी कदर में भी नुमाया कमी हुई है।
ओपन मार्केट की हम बात करते हैं, इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में वाज़ेह फ़र्क होता है, मुल्क की मईशत के लिए जो इंतहाई खुशाइन बात है। लेकिन ओपन मार्केट को हम फोकस करते हुए आपको बताएं कि आज भी अमरीकी डॉलर यहाँ पर 4 से 8 रुपए सस्ता हुआ है। 2 रोज़ कबल ये ताजरों से मुलाकात हुई थी जिसमें इस अज़्म का इजहार किया गया था कि वो पाकिस्तान में हर तरह की स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, जिसमें तेल, ताजिर और डॉलर और चीनी शामिल है। ताजरों को भी इस हवाले से फोकस्ड किया गया। सिपा सालार ने कहा कि हम भी ISF को बनाई है हमने भी, और इसमें हम बिजनेसमैन को इसमें शामिल करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, मिनरल एंड माइंस हो, IT हो या फिर डिफेंस हो, इन पर भी फोकस किया जाएगा। इसी पर बात ज्वाइन की है खाकान नजीब साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। इस सारी सिचुएशन पर उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच खाकान साहब आपके वक्त का। ये बड़ी एक अहम मीटिंग थी जिसमें बड़ी अच्छी चीज़ों को फोकस किया सिपा सालार ने। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद हम बात करते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं होती, क्या वो हो सकेगी, सस्टेनेबिलिटी आ सकेगी इसमें? क्योंकि अब ये कहा है कि अब रोशन मुस्तकबिल होगा, इन सारे शोबों को फोकस किया जाएगा जिनका जिक्र मैंने अभी किया है। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है जो हमें दूर करना है। इस वक्त वो बहुत बढ़ा हुआ है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो है हम डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द शॉर्ट रन जो है वो इंश्योर करें, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB यानी कि मल्टीलैटरल के फंड्स हैं, कमर्शियल फंडिंग है, बायलैटरल फंडिंग है, और कुछ दोस्त ममालिक की भी फंडिंग है जो बेशक डेट क्रिएटिंग हो पर डिपॉजिट्स में आ रही है, सो उसको भी इंश्योर करना है। इसकी एक गुफ्तगू उन्होंने की कि शायद 10 अरब डॉलर तक का डिपॉजिट जो है वो पाकिस्तान आ सकता है और फिर उसकी पेमेंट शायद एक्सपोर्ट्स में या रुपीस में की जाए। लेट्स सी कि उसकी के सामने आता। दूसरा जो आपको लिक्विडिटी है इशू डॉलर का, उसमें से निकलने के लिए आपको अपने नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करना है। वो क्या है? आपको अपनी रेमिटेंसेस को ठीक करना है, आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को ठीक करना है, और तीसरी चीज़ जिसकी बात हो रही है वो ये है कि आपने अपनी FDI बढ़ानी है। अब ये याद रखिए कि दुनिया में कोई भी मुल्क जिसने तरक्की की हो पिछले 50 सालों में, उसमें एक बात कॉमन रही है, और वो ये थी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो था वो 25 से 35% के दरमियान था। इसमें ईस्ट एशियन मिरेकल देख लीजिए, चाइनीज़ ग्रोथ देख लीजिए, इंडियन ग्रोथ देख लीजिए। अगर ये बात ठीक है तो पाकिस्तान 13.6% के इन्वेस्टमेंट टू GDP पे कैसे आगे चल सकता है? आप कभी भी वो ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आप इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। अब इसको इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं। एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, उसको आपने ज़रूर आगे लेकर चलना है, और दूसरा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जिसको आप FDI कहते हैं। FDI पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से जो मैं देख रहा हूँ 1.8 बिलियन डॉलर पे थी, पिछले साल गिरकर 1.4 बिलियन डॉलर पे आ गई है। अब करना हम ये चाह रहे हैं थ्रू दी SIFC कि एक इन्वेस्टमेंट आर्म ऐसा बनाया जाए जो बाईपास कर सके जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं दिल की, जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं सिस्टम की, जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं हमारी स्टेट apparatus की, और हम पहुंच सकें। हिज रॉयल हाइनेस अगर खुद ये कह रहे हैं, हमें MBS की बात कर रहा हूँ, क्राउन प्रिंस की, अगर वो ये कह रहे हैं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें रोकती है और हम उस तेज़ी से नहीं चल पाते, और 2019 में रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी, और आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। तो अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी है तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा उसमें आंसर होगा। अब करना ये है कि वी हैव टू प्रूव दिस, इट कांट बी जस्ट द फैक्ट कि हम ये बात करें। अब इसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाना है, और आई होप कि सारे लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में पुल करें। और अगर इट इज़ नॉट के हु हैज़ टू डू दिस, इट इज़ व्हाट हैज़ टू बी डन, एंड व्हाट हैज़ टू बी डन रियली नाउ हैज़ टू बी डन। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, और ये तो एक जुज़ है, मैंने तो कई जुज़ आपके सामने रखे, पर ये अब एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है, नॉन डेट क्रिएटिंग है, और आई होप कि मिडल ईस्ट से भी, CPEC 2 से भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाकर हम SIFC के थ्रू इनकरेज करें लोगों को कि वो पैसा पाकिस्तान में लगाएं, वो रुपए में पैसा लगाएं, वो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू सो मच खाकान नजीब साहब। गुफ्तगू रही आपसे इस जो मीटिंग है आर्मी चीफ की उसके हवाले से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से चीज़ों को फोकस्ड करके हम इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में कि कराची में जो वाक़या पेश आया है, एक प्राइवेट स्कूल में एक प्रिंसिपल की जानिब से जो मुख्तलिफ असातिज़ा को, तालिबात को यूज़ किया गया, उनकी वीडियोज़ बनाई गई, उनके साथ जो भी जिनसी हरासानी का वाक़या पेश आया, किस तरह से स्कूलों में ये वाक़यात बढ़ रहे हैं और ये जो एक इंडिविजुअल वाक़या रिपोर्ट हुआ है ये किस तरह से रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये किसी भी कंप्लेनेंट की तरफ से चीज़ सामने नहीं आई। मतलब जो भी मुतासरीन है इस पूरे केस में वो कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी खातून सामने नहीं आई, कोई भी स्टूडेंट सामने नहीं आई। ये वाक़या एक इसी पूरी कार्रवाई में मुलव्वस शख्स की जानिब से सामने आया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, किस तरह आम पर आया, इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। अभी हमें ज्वाइन किया है बो न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार ने, उनसे हम जानते हैं। खुरम, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा, क्योंकि हम बात करें कि किसी कंप्लेनेंट ने इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है या मैं मुतासरीन में शामिल हूँ। ये कैसे शख्स ने मंजर आम पर उसकी जानिब से आया जो इसके अंदर मुलव्वस है, किसी न किसी हद तक शामिल है। आप ये बताइएगा कि अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट हुआ है इनिशियली? जी, ये वाक़या रिपोर्ट इस तरह से हुआ था कि एक कैमरा इस स्कूल के अंदर 7 माह कबल मैं आपको बताऊँ कि ये स्कूल कायम किया गया, जिसके बाद इसमें CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए। जो CCTV कैमरा इंस्टॉल करने वाला एक शख्स है जो कि जिसका नाम शकील सामने आया था, जिसके मोबाइल में इसका एक्सेस मौजूद था और उसने अपने मोबाइल में ये सारे मामला देखे किस तरह से ख़वातीन को इस स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल की जानिब से जिनसी तौर पर हिरासत किया जा रहा था, जिसपे इस कैमरा जो इंस्टॉलर है उसने प्रिंसिपल से रब्ता किया और उनको कहा कि आप इस तरह के मामलात में जो इन्वॉल्व हैं, इस तरह के मामला आप खत्म करें। ये एक मोहल्ले के अंदर स्कूल कायम है गुलशन हदीद के इलाके में, तो उसके ऊपर प्रिंसिपल की जानिब से कहा गया कि ये मेरा निजी और ज़ाती मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी ना दें। तो एक तनाज़े की सूरत इस मामले ने इख्तियार की, जिसमें ये बात भी सामने आई कि कंप्लेनेंट की जानिब से, जो कंप्लेनेंट मैं कहूँ शकील जो हैं जिन्होंने उनसे रब्ता किया था, उन्होंने प्रिंसिपल को कहा। उसके बाद प्रिंसिपल ने कुछ ज़राए बताते हैं कि किसी अपने भाई के थ्रू और दीगर लोगों के थ्रू इस शकील नामी नौजवान को जो है वो उठा लिया गया 4 रोज़ कबल, जिसके बाद उसे एक नामालूम मुकाम पे ले जाया गया। ये बात शकील के जो वीडियो बयान बोल को मौसूल हुआ है उसने इसमें सारी बात भी बताई है, जहाँ पे उन्हें कमरे में बंद करके तशद्दुद करते रहे और तमाम ये जो CCTV वीडियोज़ हैं इनको डिलीट करने के बारे में उनसे कहा गया। लेकिन इसी दौरान जो है वो जो शकील के लापता होने के बाद उसके अहल खाना और भाइयों ने इस मुताल्लिका जो पुलिस स्टेशन है स्टील टाउन, वहाँ एक दरख्वास्त जमा कराई कि भाई को बाजियाब कराया जाए, तो नामालूम अफराद इस पर अगवा करके ले गए। ये इत्तला जब उस शकील जो इरफान जो प्रिंसिपल हैं उनको पहुंची और जिनके थ्रू उन्होंने नामालूम अफराद के थ्रू उनको उठाया गया था, उसके बाद इस नौजवान शकील को जो है वो गुलशन हदीद के इलाके में छोड़ दिया गया। जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि शकील ने इस बात का इंकशाफ किया कि उन्हें किसी DSP के दफ्तर में रखा गया था और वहीं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और साथ ये भी कहा गया कि स्कूल की जो CCTV वीडियोज आपके मोबाइल में है इसको आप रिमूव कर दें। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये सारा मामला खुला जब शकील को गुलशन हदीद के इलाके में छोड़ दिया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पे एक सियासी जमात जिसमें जमात इस्लामी के लोग हैं उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट भी किया और फौरी तौर पे स्कूल और उसके प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। लेकिन ये बात कितनी सच है खुरम कि 20 से 25 वीडियोस जो हैं वो जो बनाई जाती थी नाजेबा वीडियोस उन खवातीन की, वो भी सोशल मीडिया पर डाली गई थी। इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आई है? जी, जब इसमें पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो बताया जा रहा है कि कुछ वीडियोज हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने उस स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए उसको स्कूल से गिरफ्तार किया है। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि ये मुबैना भत्ताखोर है, इसके खिलाफ उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनकी जानिब से एक बयान भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है पुलिस को। उस पर उनका कहना ये है कि ये शख्स जो है अपने किसी अली नामी और शकील जिसमें है और एक और काशिफ नाम सामने आए, इनके थ्रू इनको धमकी दे रहे थे कि ये वीडियोस इनको दिखाई गई और उनसे मुबैना तौर पे इनसे 10 लाख रुपए जो है वो पत्ता भी तलब करने के लिए कहा गया। लेकिन जब इस तरह से नहीं हुआ तो फिर इनके खिलाफ इस तरह ठीक है, वो भी ब्लैकमेलिंग पर उतरे हुए थे एक्चुअली। तो ये बताएगा खुरम के इस स्कूल के बारे में क्या खबर आ रही है? ज़ाहिर हम नाम तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या ये रजिस्टर्ड स्कूल था? ये जो प्रिंसिपल साहब थे इनका क्या बैकग्राउंड है, ये कौन है? इस हवाले से अभी कोई तहकीकात हुई है? जी बिल्कुल, इसके बारे में जो तहकीकाती टीम है, जो कमेटी बनाई गई है जिसमें DSP एक लेडी इंस्पेक्टर को शामिल किया गया, साथ ही इलाका SHO स्टील टाउन है वो इसमें शामिल है। उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर ये तहकीकात सामने आई कि स्कूल 7 माह कबल ही जो है वो यहाँ इस इलाके में कायम किया गया था
और साथ ही उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये सिलसिला जो है मुल्जिम जो इरफान है उनका कहना ये है कि ये उनकी ज़ाती वीडियोज़ हैं जो कि मंजर आम पे लाई गई हैं। उनका इस स्कूल स्टाफ का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, ना ही उनका कहना है कि कोई स्कूल की कोई तालबात हैं। ये उनकी निजी मामला था, ये उनकी जाती जिंदगी की थी और उनके दो दोस्त थे, वो उनसे इनके इस तरह के रिलेशन थे और उसकी सीसीटीवी फुटेज बनी है। ठीक है, ये उनका मौके पे। लेकिन खुर्रम आप ये बताइएगा कि अभी कहाँ तक तहकीकात पहुंची है, क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल सिंध ने भी जो है नोटिस लिया इस वाक़े का, एसएसपी मलीर से रिपोर्ट भी तलब की है। एसएसपी मलीर ने अभी तक कुछ इनिशियली रिपोर्ट मुरतब दी है इस सारे वाक़े के ऊपर, आपकी बात हुई उनसे? जी बिल्कुल, हमारी सुबह एसएसपी मलीर हैं हसन सरदार, उनसे बात हुई थी। उनका कहना ये है कि स्कूल को जो है वो सील कर दिया गया है। अच्छा। और साथ ही जो है इसमें जो ये भी बताया गया कि कोई खातून है जो कि वो सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने तहकीकाती जो टीम बनी है उसका राबता किया है और बाकायदा तौर पे ये भी बताया गया कि आज वो अदालत में भी जो है वो तहकीकाती जो टीम है उसके साथ मौजूद थी, लेकिन उनको ना ही मीडिया पे लाया गया है, ना ही उनके बारे में अभी तक जो ये कमेटी है तफ्तीशी टीम जो है वो इस बारे में कुछ बता रही है। लेकिन सिर्फ इतना सामने आया कि कोई खातून है जो कि इस वीडियो में मुतासरा हैं और वो सामने आई हैं और उन्होंने अपना बयान जो है वो पुलिस को दिया है, लेकिन अभी तक तहकीकाती जो तफ्तीशी टीम है उसके सिर्फ अभी पूरे मामले में एक खातून सामने आई है, इस पे मजीद भी तहकीकात अभी जारी हैं। और खुर्रम आप हमारे साथ ही रहेगा, इस सारे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहतरम निगत दाद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। थैंक यू सो मच मैडम आपके वक्त का। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के तालीमी इदारे जहाँ पर तालीम होती है, जहाँ पर बड़े मुअज़्ज़ज़ उस्ताद होते हैं, इससे पहले हमने देखा कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला स्कैंडल और यके बाद दीगरे इस तरह के केसेस का सामने आना, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, बड़ा ही ख़तरनाक रुझान है। ज़ाहिर है हमारी बेटियाँ भी, हमारे बच्चे भी स्कूलों में, कॉलेजेस में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि असातिज़ा का, तालिबात का ये जिनसी इस्तेहसाल जो हो रहा है, ब्लैकमेलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, आपके नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो ख़ास तौर पे वीडियोस रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग करना असातिज़ा की या तालिबात की, वो पहले हमें जो ज़्यादा वाक़यात नज़र आते थे वो मोबाइल के ज़रिए भी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती थी। अब बहुत एकदम से जो एक मशरूम्स की तरह वाक़यात सामने आना शुरू है, वो तालीमी इदारों में सीसीटीवी कैमरास की जो रिकॉर्डिंग है उनका मंजर आम पे आना। तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपके पास कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसके ज़रिए से रेगुलेट किया जा सके कि जो तालीमी इदारों में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं वो तालीमी इदारों की तरफ से किए गए हैं, क्या उन पे कोई ओवरसाइट है, क्या उन्होंने कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया है, या पाकिस्तान में सूबाई सतह पे या फेडरल लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी या रेगुलेशन है जो कि डेटा प्रिवेसी के हवाले से हो, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें भी आएँ जो कि सीसीटीवी कैमरास के थ्रू रिकॉर्डिंग करना होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई ओवरसाइट नहीं है इसको देखने के लिए। इसीलिए हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात नज़र आ रहे हैं और इसीलिए तालीमी इदारों के जो लोग हैं, ख़ासतौर पे जो छोटे तालीमी इदारे, हमें बड़े तालीमी इदारों की भी बात नज़र आई है, लेकिन ये कि जब उनको ये पता है कि उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी और चेक नहीं होगा तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वाक़यात सामने आ रहे हैं। ठीक है निगत, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं? जैसे आप फरमा रही हैं कि इन सब चीज़ों पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इन चीज़ों को इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, और दूसरी जो आपके नज़दीक वजह है कि इसको हमने काउंटर कैसे करना है अब, क्योंकि हम देख रहे हैं रैपिडली इन केसेस में इजाफा हो रहा है। कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, कोई छोटा स्कूल हो, तो इनको कैसे अकाउंटेबल बनाना है आपके नज़दीक? किस तरह से हम इनको लॉ फॉलो करवा सकते हैं? कोई सज़ा होनी चाहिए सर्टन इस लेवल के ऊपर कि तालीमी इदारों में इस तरह की कार्रवाइयों को एटलीस्ट रोका जा सके? देखिए बिल्कुल, ये इस पे जो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि ये वाक़यात होने की वजह क्या है। वो मैंने ऑलरेडी बयान किया कि कोई अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट नहीं है। तो सबको जो भी जहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं और जो रिपोर्ट नहीं भी हो रहा है वहाँ पे भी पता है उन लोगों को कि हम जब ये करेंगे तो हमें हमारी कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। और वो इस वजह से नहीं होगी कि आपकी कोई रेगुलेशन और कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये चेक रखे। जब ये सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होते हैं, क्या तालीमी इदारों की अपनी पॉलिसी है कि सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं तो उनको उनका जो डेटा है उसको किस तरीके से ये रिटेन करेंगे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें कोई स्टूडेंट्स की से है या नहीं है, या जब ये लगाए जाते हैं
क्या ये बताया जाता है पूरे स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को कि कहाँ कहाँ कैमरास लगाए जा रही हैं, उनसे पूछा जाता है? एक तो सबसे बढ़ के बात ये कि जो कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बुनियादी बात है जब सीसीटीवी कैमरास की बात होती है, वो ये कि वो वहां पे लगाए जाते हैं जहां पे वो एक्सपेक्टेशन हो पब्लिक की या क्राउड की कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगा। अब आप ना तो वो बाथरूम्स में लगा सकते हैं, ना तो वो आप हॉस्टल्स के जो रेजिडेंसी एरिया वहां पे लगा सकते हैं, ना वो आप लॉकर रूम्स में लगा सकते हैं। तो आप वहां पे सिर्फ कैमरास का होना जरूरी है, जो कि एक क्राउडेड एरिया जहां पे लोगों की तवक्को हो कि यहाँ पे कैमरास हो सकते हैं और बड़ा वाजे लिखा हो कि ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और वो आपको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अगर आपने कोवर्ट कैमरास लगाए हुए हो और रिकॉर्ड करें, ऑफ कोर्स मतलब लोगों की एक प्राइवेसी, आप फिर उनका जो हमारा प्राइवेसी का राइट है और हमारा आइन ये कहता है कि आपका प्राइवेसी का एक बुनियादी हक है जो कि आपके आर्टिकल 14 में मेंशन है, तो आप उसको डायरेक्टली वायलेट करें। जब आप प्राइवेसी को वायलेट करते हैं, आप लोगों की डिग्निटी को वायलेट करते हैं। और यही जो वाकयात हैं ये तालिबात के साथ हो रहे हैं, तुलबा के साथ हो रहे हैं, असातिज़ा के साथ हो रहे हैं। तो जब तक आपकी कोई रेगुलेशन नहीं होगी, कोई प्रॉपर बॉडी नहीं होगी, कोई ओवरसाइट नहीं होगी, ये वाकयात तो होते रहेंगे। निगत साहिबा, जिस पर आप गुफ्तगू कर रही हैं, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जो हमारा डेटा प्राइवेसी का पूरा सिस्टम है उसको भी एड्रेस करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुरम भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करते हैं कोर्ट की खबर की। तो कोर्ट की खबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उनको जेल मुंतकिल किया गया था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे मुअत्तल कर दिया। इस खबर के हवाले से हम डिटेल्स लेंगे। बोर्ड न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम कयानी ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशाम, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि क्या आज की कार्रवाई रही, इस नज़रबंदी के हुक्म को मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत जो नज़रबंदी थी उसे मुअत्तल किया है और अदालत ने परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। आज ही इस समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि बादी व नज़र में ये तौहीन अदालत थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था और उसके खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान व एहलकार चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके लाए वो बादी व नज़र में तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। इस पर तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो IG इस्लामाबाद और दीगर जिम्मेदारान को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया जा चुका है। अदालत ने अब ये हुक्म दिया है कि कोई भी इश्तियाल अंगेज जो प्रोटेस्ट हो या ऐसी किसी जगह पर परवेज इलाही ना जाए आइंदा समात पर, और आइंदा जो समात है उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको अदालत कर लिया है। आइंदा मंगल को ये समात होगी और चौधरी परवेज इलाही को भी जाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के वकील ने आज अदालत को बताया कि 1 जून को उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया, मुख्तलिफ अदालतों से उन्हें रिलीफ मिला, डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ केसेस में रिहा किया गया, लेकिन फिर भी एक के बाद एक केस में उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा और अभी 3 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है कि चौधरी परवेज इलाही जेर हिरासत हैं। तो अब इस पर अदालत ने ये हुक्म दिया है। इससे पहले शहरयार अफरीदी का जो केस था उस पर भी अदालत ऐसा हुक्म जारी कर चुकी थी। तो तमाम तर वजूहात लिखने के बाद ये लिखा गया है कि चौधरी परवेज इलाही का जो 3 MPO के तहत हिरासत में जो नजरबंदी में रखने का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं वो आइंदा समात पर अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, अपना जवाब भी उससे पहले जमा कराएं कि उन्होंने ये MPO का ऑर्डर क्यों जारी किया। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहरयार अफरीदी के केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो MPO का ऑर्डर था उसे मुअत्तल करार दे चुकी है और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ये ऑर्डर्स जो हैं ये अदालत समझती है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो अब आइंदा समाज जो है वो कमिंग जो ट्यूसडे है उसको होगी। ठीक है एहतशाम, ये बताइए कि इससे पहले जिस तरह आप जिक्र करें कि शहरयार अफरीदी वाले मामले पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, तो इस मामले पर भी लाहौर हाई कोर्ट तो रिलीफ दे चुका था, वाज़ेह ऑर्डर्स थे कि उनको सिक्योरिटी में उनके घर पहुंचाया जाए, पुलिस अफसरान वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। क्या इस केस में भी कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्यूसडे को जब समात होगी तो रिलीज ऑर्डर प्रॉपरली कब तक जारी किए जाएंगे और उनकी रिहाई अमल भी आएगी? क्या मंगल के बाद ऐसा होगा?
देखिए, जो पहला सवाल है उस पर तो अदालत ने आज लिख दिया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था, तो इसलिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। अदालत ने आज के लिए आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी किया हुआ था और तमाम जो मुतलका लोग हैं उन्हें जारी किया गया था, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, आइंदा समाअत पर अदालत ने उन्हें बुलाया है कि उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद जारी किया। आज की जो समाअत थी उसमें दरखास्त गुजार के वकील को बाकायदा तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये हुक्म दिया कि आप 3MPO का ऑर्डर पढ़ें। उसमें ये लिखा हुआ था कि परवेज इलाही कारकुनों को इश्तियाल दिलाते हैं कि वो प्रोटेस्ट करें, बाहर निकलें और जो तमाम तर तोड़ फोड़ और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ हैं वो करें। तो अदालत ने ये पूछा कि आप बताएं कि क्या इस्लामाबाद में परवेज इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि अगर कोई इश्तियाल अंगेजी की गई तो उस पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अदालत को बताया गया कि ऐसा कोई मुकदमा परवेज इलाही के खिलाफ इस्लामाबाद में नहीं है। इस बात को भी वजह बनाया गया ये ऑर्डर मुअत्तल करने में। अब आइंदा समाअत जो होगी उससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना तहरीरी जवाब जमा कराएंगे, वजूहात बयान करेंगे और आइंदा समाअत पर अब इस मामले पे अदालत ने ये तयन करना है कि जो वजूहात बताई गई या जो एविडेंस अदालत में पेश की जाएगी वो इस काबिल है या उस पर रिलाय करते हुए इस तरह का ऑर्डर जारी किया जा सकता है या नहीं। तो अब आइंदा समाअत में ये चीजें सारी डिटरमिन होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एहतशाम कयानी। हमें इस खबर के हवाले से आगाही के तौर पर परवेज इलाही को इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया था, उनको ये कहा गया था कि उनको पूरी सिक्योरिटी में उनके घर पहुंचाया जाए, लेकिन एन उसी वक्त जब वो अपने घर के रास्ते पर जा रहे थे ज़हूर इलाही रोड पर, तो वहीं से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और अभी भी वो जेल में है। लेकिन अब समाअत होगी मंगल को और मंगल को इस बात का तयन होगा कि परवेज इलाही के पर जो केसेस बने हैं 3MPO के तहत जो उन पर गिरफ्तारी है उसमें मैजिस्ट्रेट की जानिब से क्या जवाब दाखिल करवाया जाता है और उसके बाद ही उनके रिलीज ऑर्डर जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।